अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है लेट के प्रिपरेशन के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लेट के एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसका क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपको जो चीज़ फोकस करनी है वो ऐसे, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, उसके बाद प्रीपोजिशंस, इंग्लिश के एमसीक्यूज़, और उसके बाद हमारे पास जो है वो जीके, जनरल नॉलेज, उसके बाद इस्लामियात, और उसके बाद हमारे पास उर्दू, मैथमेटिक्स, और फर्दर हमारे पास जो है अब यहाँ पर ऐसे के कितने मार्क्स हैं, ऐसे के 20 मार्क्स हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के जो मार्क्स हैं वो है हमारे पास 10 मार्क्स, और इंग्लिश के जो है हमारे पास कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, और जीके के भी 20 मार्क्स हैं, और इस्लामियत के 10 मार्क्स हैं, और उर्दू और जो मैथमेटिक्स है इसके 5 और इसके 5। अब यहाँ पर आपने किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ऐसे पर फोकस करना है और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट पे। अब जो ऐसे है हमारा, या तो आइदर आप लिखेंगे इसको इंग्लिश के अंदर या तो आइदर आप लिखेंगे इसको उर्दू के अंदर। अगर आप ऐसे इंग्लिश के अंदर लिखते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू के अंदर लिखते हैं तो ये करेक्ट नहीं है। जो जिस लैंग्वेज में आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने दोनों उसी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास प्रीपोजिशंस, और जो हमारे पास सिनोनियम्स, और हमारे पास एंटोनियम्स। इंग्लिश का पोर्शन भी बहुत इजी है। उसका रीज़न ये है कि जो प्रीपोजिशंस हैं ये वही प्रीपोजिशंस हैं जो आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर के अंदर स्टडी की थी। और फर्दर अगर हम बात करें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की, तो सिनोनियम या एंटोनियम आपको तब आएगा जब आपको उस वर्ड की मीनिंग आएगी। अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं आती तो आप सिनोनियम या एंटोनियम सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम आते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं। जो इंग्लिश का पोर्शन है इसके अंदर जो हमारे पास सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनियम जो वर्ड है हमारे पास बैड, बैड मीन्स के बुरा, इसका जो सिनोनियम बनता है वो है रोटेन। और उसके बाद बैन, बैन मीन्स के पाबंदी, इसकी जो सिनोनियम है वो है प्रोहिबिट। देखें सिनोनियम का मतलब क्या है कि एक जैसे अल्फाज, इंग्लिश के अंदर एक जैसे जो अल्फाज हैं उनको ही आप जो है सिनोनियम कहते हैं। अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग आएगी तभी आप जो है उसका सिनोनियम सही तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेशफुल, बेशफुल मतलब शर्मिंदा, और इसकी जो सिनोनिम है वो है शाय। और फर्दर इसके बाद बिग, बिग मतलब कि बड़ा, और इसके सिनोनिम अगर हम देखें तो ह्यूज भी हो सकता है। इसी तरीके से कई सारे सिनोनिम्स हैं। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के सारे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, हज़ारों वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो सारे के सारे याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आपने जितने भी इजी वर्ड्स हैं जैसे कि ह्यूज, जैसे कि हमारे पास बिग, ये इजी वर्ड्स हैं। इन इजी वर्ड्स के अलावा जो आपकी डेली रूटीन के वर्ड्स हैं, जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ हो सकते हैं, वो वर्ड्स याद रखने हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कोई भी टिपिकल, कोई भी हार्ड वर्ड्स जो कि न्यू अभी रिसेंटली वर्ड्स आए हैं, उन सारे के सारे वर्ड्स को आपने याद करना है। इसके बाद जो अगर हम ए बी सी, अगर ए के देखें तो ए के अलग से, इसके हमारे पास ए के अलग से सिनोनिम्स हैं, बी के अलग से सिनोनिम्स हैं, सी के अलग से सिनोनिम्स हैं। अब जो सी है हमारे पास काम, काम मतलब कि पुरसकून। अब काम के अंदर जो इसकी सिनोनिम बनती है वो होती है क्वाइट। कैप्चर, कैप्चर मतलब कि कब्ज़ा करना, किसी चीज़ को कब्ज़ा करना। जिस तरीके से आपने वर्ड देखा है कैप्चर, टू कैप्चर एनी इमेज, किसी इमेज के ऊपर कब्ज़ा करना, तो इसकी जो सिनोनिम है वो है अरेस्ट। उसके बाद केयर, केयर मीन्स के कंसर्न। चेज़, चेज़ मतलब कि बंद करो, ठीक है, बंद कर दा, तो इसकी मतलब है कि स्टॉप। ये इजी वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है हमारे पास प्रीपोजिशंस का। अब जो प्रीपोजिशंस हैं ये वही प्रीपोजिशंस हैं जो आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर के अंदर सॉल्व की होंगी। अब प्रीपोजिशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लेट सपोज के टू, इन, एट, अप, इनटू।
अब ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि प्रीपोजिशंस के अंदर ये वर्ड्स किस किस जगह सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। किस तरीके से कि लेट सपोज कि हमारे पास है नेस नाइस डैश मीट मी, नाइस डैश मीट मी, डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है डजेंट डोंट बी लेट डैश स्कूल, डोंट बी लेट डैश स्कूल, डोंट बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हैव यू गॉट अ पीस ऑफ पेपर, हैव यू गॉट अ पीस ऑफ पेपर। आपको पता होना चाहिए कि टू वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, फोर वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑफ वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, इन वर्ड जो है वो कहाँ यूज़ होता है, इन टू वर्ड जो है वो कहाँ यूज़ होता है। ऑन, अगर हम किसी भी चेयर की बात कर रहे हैं तो अगर कोई चीज़ कोई बुक अगर चेयर के ऊपर है तो हम कहेंगे इट इज़ ऑन द टेबल, अगर कोई चीज़ उसके टेबल के अंदर पड़ी है तो हम उसको कहेंगे इन द टेबल। तो ये वर्ड्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही वर्ड्स आपको जो है इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आ जाता है उर्दू का। उर्दू के अंदर आपने सबसे पहले वाहिद जमा, वाहिद जमा के अंदर कौन कौन से बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, जिस तरीके से आखिर, औखार, आयत आयात, असर आसार, एहसन एहसानात, अदब आदाब, उस्ताद उस्ताज़ा। उसके बाद जो है हमारे पास इमाम आइमा, अकबर अकाबिर, अमीर अमरा, आफत आफात, अब आबा, अजनबी अजनबात। और उसके बाद जो है अजानिब, अजनबी का है अजानिब, अख अखवान, अदीब अदबा, असलूब असालीब, और अफ़क अफ़ाक, उम्मत उमम, अव्वल अवाइल। ये वाहिद जमा है। उर्दू का पोर्शन के अंदर वाहिद जमा अल्फाज ज़िद ये इजी वर्ड्स ही आते हैं। उसके बाद उर्दू के पोर्शन के अंदर आ जाता है अल्फाज मुतराफ़। अब जो अल्फाज मुतराफ़ हैं वो है अमर हकम, आदमी इंसान, अंधेरा तारीकी, आराम आसाइश अमीर। उसके बाद है आसमान, फलक, अजनबी, नावाकिफ़, आगाज़, इब्तदा, अमीर, मालदार, आस, उम्मीद। इस तरीके से हमारे पास अल्फाज मुतराफ़ आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आ जाता है हमारे पास जीके का। अब जीके का जो पोर्शन है वो जीके का पोर्शन आपने किस तरीके से याद रखना है। देखें, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जीके के अंदर एशिया के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अगर वर्ल्ड वाइड जीके देखी जाए तो वर्ल्ड वाइड जीके बहुत ही वसी है, इसको याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि देखें जीके लेट के अंदर जो है वो इतने टफ़ और हार्ड क्वेश्चंस नहीं देगा। वो आपके कंट्री के इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है आपसे, या फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है आपसे वो ज़्यादा इन डिटेल सवाल नहीं करेगा। अब वो सवाल किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले जो आज हमने पोर्शन क्लियर करना है, टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ वर्ल्ड एज पर एरिया। वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि लार्जेस्ट हैं एज पर एरिया। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं हमारे पास वो है रशिया, चाइना, रशिया, कनाडा, फिर चाइना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद हमारे पास ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब जो रशिया का जो हमारे पास एरिया है वो कितना एरिया है, टोटल एरिया है 17
098,246, 098,246, ये इसका टोटल एरिया है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री, और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो चाइना है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, और जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है वो रशिया है। कनाडा की क्या एरिया है? कनाडा का एरिया है 999, उसके बाद है 84,670। अब देखें, इनके एरियाज़ याद होना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि इनके एरियाज़ हमें याद नहीं हो सकते। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एरिया वाइज सबसे जो कंट्रीज़ के अंदर सबसे जो अपर यानी कि सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा, उसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना, उसके बाद फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है वो हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कौन सा है, चाइना। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंडिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कौन सा? यूएसए। उसके बाद इंडोनेशिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। इनके एरियाज़, इनकी पॉपुलेशन याद नहीं होती तो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लिस्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको नाम बताया, इनके नाम याद हो। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़। अब इस्लामिक स्टडीज़ इज़ एन अनदर थिंग एंड इस्लामिक हिस्ट्री इज़ एन अनदर सब्जेक्ट। इस्लामिक हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, इस्लामिक स्टडीज़ एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे तो ये याद रखें कि लेट के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री में से कोई भी किसी किस्म के क्वेश्चंस नहीं आते। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस्लामियात में से आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में से आते हैं। अब वो किस किस्म के सवाल होते हैं, वो किस नौइयत के सवाल होते हैं। जिस तरीके से 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब वो पिलर्स कौन कौन से हैं वो आपको याद होना नेसेसरी है, ठीक है। दुनिया के अंदर कितने नबी तशरीफ़ लेके आए? 1,24,000, 1.25 लाख के करीब जो है नबी दुनिया के अंदर आए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? इस्लामियात के अंदर। ये बेसिक इस्लामियात है जो आप 8th 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर के अंदर पढ़ कर आ चुके हैं। इन्हीं में से वो सवाल करता है किस तरीके से, जैसे कि मक्की पीरियड जो हमारे पास है। अच्छा, सबसे पहले जो बात की जा रही है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज है वो कितनी थी? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 63 ईयर्स, 63 ईयर्स के बाद उन्होंने पर्दा फरमाया। तो बर्थ जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 12 रबी अव्वल 25 अप्रैल AD इन मक्का में हुई, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्चर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया वो भी 12 रबी अव्वल 11th हिजरी 28 मई, ये उसकी डेट है। तो इनकी डेट्स बहुत ही याद रखना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि आपसे वो जो MCQs पूछता है उस MCQs के अंदर वो आपसे यही पूछ रहा होता है कि डेट कौन सी थी। सबसे पहले जो बर्थ की डेट थी वो थी 12th रबी अव्वल 22 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्चर की डेट थी वो थी 12th रबी अव्वल 28 मई, 28 मई 63 AD, ठीक है। और जो हमारे पास बर्थ की थी 571 AD इन मक्का। उसके बाद माइग्रेशन, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन कब की? 53 एट द एज ऑफ
एट द एज ऑफ 53 ईयर्स। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली, नबूवत का ऐलान कब किया उन्होंने, वो किया एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स की एज में उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। 23 ईयर्स उनका टाइम पीरियड ऑफ नबूवत था। उसके बाद है फर्स्ट मक्की पीरियड डिफरेंट एंड नबवी पीरियड। फर्स्ट रेवलेशन कब हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो फर्स्ट रेवलेशन हुई यानी कि जो आयत हुई वो कौन सी थी, सूरतुल अलक। सो अलक आयत नंबर जो सूरा नंबर 90, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये वाली जो हमारे पास सूरत है ये नाजिल हुई। उसके बाद गिलेड जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये इस्लामियात के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेसिक इस्लामियात है वही आपने याद रखनी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पीरियड। और हमारे पास जो है फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, डेट्स ऑल।